Hi everyone, I'm Noreen. Welcome to Sanjay Veda Group on my channel. For those new to our community, Sanjay Veda का मतलब है अपना आंगन और our courtyard. साउथ एशियन घरानों की तरह सांझे वेड़ा में हम एज अ फैमिली और एज अ कम्युनिटी इकट्ठे होते हैं, अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं, सोशल इश्यूज पर मीनिंगफुल डिस्कशंस करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। गुज़िश्ता 4 सालों में सांझे वेड़ा ग्रुप के मेंबर्स ने न सिर्फ एक दूसरे के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड किया है, बल्कि एक बेहतरीन ग्रुप कल्चर भी डेवलप किया है। अगर आपने शुरू से हमारी वीडियोस देखी हैं, तो आपको इस सपोर्टिव कल्चर का अंदाजा हो गया होगा। अगर कोई ग्रुप मेंबर अपनी स्टोरी शेयर करती है, तो किस तरह बाकी ग्रुप मेंबर्स उनको सपोर्ट करते हैं अपने कमेंट्स के जरिए, लाइफ की चैलेंजेस को किस तरह उन्होंने फेस किया उस पर उनको अप्रिशिएट करते हैं और उनकी सक्सेसेस और अचीवमेंट्स को मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, कभी कोई गाना गाकर, कभी कोई पोम या जोक सुनाकर। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में भी आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। आज हमारे साथ तरनजीत जी अपनी स्टोरी शेयर करेंगी। तरनजीत जी की स्टोरी का मेन लेसन है लड़कियों और औरतों की एम्पावरमेंट थ्रू डिसीजन मेकिंग। अपनी जिंदगी की चैलेंजेस पे रिफ्लेक्ट करते हुए तरनजीत जी हमें बताएंगी कि व्हेन शी लॉस्ट हर हस्बैंड एट अ यंगर एज, किस तरह उन्होंने 4 बेटियों और एक बेटे की खातिर खुद को स्ट्रांग बनाया। तरनजीत जी हमारे साथ अपने कैनेडा के लाइफ के सक्सेसेस भी शेयर करेंगी। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स लिसन टू तरनजीत जी स्टोरीज फॉलोड बाय डिस्कशंस बाय ग्रुप मेंबर्स एंड अ ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय सरबजीत जी। जी तरनजीत जी। हाँ जी, सब श्रोतों को मेरी तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं तरनजीत परमार कैलगरी से बोल रही हूँ। 2002 फरवरी में हम लोग कनाडा आए थे और यहाँ पे आके उधर से बहुत माहौल डिफरेंट था। पर 2 साल तो ऐसे लगता रहा कि अब वापस चले जाए, यहाँ कुछ नहीं है, तो बंदा ही नहीं कोई बाहर, सब अपने अपने मजे में घूम रहे हैं। तो खैर एडजस्ट किया और बहुत अच्छे से हो गया। और बैक होम में ये था कि पहले मेरे माँ बाप की यहाँ मेरी बहुत अच्छी परवरिश हुई, खाता पीता घर था। फिर शादी हो गई, ससुराल गए, ससुराल में भी बहुत अच्छे थे, सब अच्छा भरा पूरा परिवार था। वहाँ पर भी बहुत आदर सत्कार प्यार सब कुछ था। और ऐसे करते करते फिर मेरे हस्बैंड का ट्रक था, हम लोग चले गए, पहले भिलाई गए, भिलाई से फिर हम लोग चंद्रपुर आ गए। मध्य प्रदेश में आता है ये, नागपुर के पास में। फिर वहाँ पर हमारी ट्रांसपोर्ट थी और ट्रांसपोर्ट के साथ में ट्रक भी थे। खूब अच्छे से चल रहा था। मगर जो बोलते हैं ना, जब समय का दौर आता है तो कुछ पता नहीं लगता है कि क्या होना है बंदे के साथ में ना। 1990 में मेरे हस्बैंड बीमार हो गए और बीमार भी ऐसे हुए, पता ही नहीं लगा उन प्रॉब्लम क्या है उनकी। उसके बाद में उसी मुश्किल में वो जिद थी उनकी, पंजाब चले गए। पंजाब जाके पता लगा उनको ब्रेन ट्यूमर है। और ब्रेन ट्यूमर भी ऐसा था कि उसकी 6 मंथ लाइफ रह गई थी, क्योंकि वो ब्रेन को टच कर गया था तो उसका कुछ कर नहीं सकती थी। फिर जो होता है सब कुछ की अरदास की। हम लोग जब मुसीबत में पड़ते हैं ना, सब बाजू में जाते हैं, सब बाजू देखे, गुरुद्वारे गए, मंदिर गए, पंडितों के पास में गए, सब कुछ देखा, मगर किस्मत में जो लिखा है वो तो होके ही रहता है ना। 91 में दिवाली से 1 हफ्ता पहले गुजर गए। बस फिर क्या था, फिर तो सिलसिला शुरू हो गया जिंदगी का। बस चलती रही जिंदगी, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, बच्चे थे साथ में और बहुत मुश्किल से गुजारा करती थी मैं कभी बाहर जाके नहीं देखा था, मगर बाहर भी निकले, जॉब भी की, बच्चों को भी देखा, पढ़ाया लिखाया। फिर इसी दौरान में बड़ी बेटी का रिश्ता आ गया, कनाडा से था, रिश्तेदारी में रिश्ते के लिए हाँ कर दी, उसकी शादी कर दी, बेटी भी इधर आ गई कनाडा। मगर जो समय बुरा होता है ना, तो आपको कोई साथ नहीं देता है। इधर आ गए तो ससुराल वालों ने शर्तें रखनी शुरू कर दी, आप ये करोगे तो हम अप्लाई करेंगे, आप ये करोगे तो अप्लाई करेंगे। खैर उनकी शर्त भी माननी पड़ी, क्योंकि बच्चों को भी निकालना था, मैं भी अकेली थी, बेटी इधर आ चुकी थी। फिर शर्त मान के हम लोग आ गए। हम लोग पहले टोरंटो आए थे, टोरंटो में तो बिल्कुल दिल नहीं लगा। 3 हफ्ते के बाद में बीसी आ गए। बीसी आने के बाद में उधर का फार्म एरिया, कैनरीज, खेतों का काम था ज्यादा, तो मगर वो हमने तो कभी देखा ही नहीं था ये चीज, ना मैंने देखी थी ना बच्चों ने देखी थी ये चीजें। खैर खैर फिर हमने 1.5 साल गुजारा किया वहाँ पे। अच्छा काम बच्चों को भी मिल गया था कैलगरी में। उसके बाद में एक दिन मैं कैलगरी आई अपने भतीजी के पास में, तो मुझे कैलगरी बड़ा अच्छा लगा रहने के लिए, और मुझे लगा कि बच्चों के लिए शायद लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। फिर हम कैलगरी मूव हो गए। कैलगरी मूव होने के बाद में तो बहुत अच्छा रहा, बच्चों को आके सिक्योरिटी की जॉब मिल गई। धीरे 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 अच्छे से स्टैंड हो गए हम लोग, बहुत
बहुत अच्छा परमात्मा ने यहाँ के साथ दिया। अभी बच्चे सब अपने अपने घर में, सबकी शादी हो गई है। जहाँ मेरे आगे जो मेरे नाती पोती है वो भी यूनिवर्सिटी कर ली है। एक दोती की शादी हो गई मेरी की, ग्रैंड डॉटर की। बाकी अभी बस हर साल समझो कर सकते हैं शादी हर बच्चों की। मुझे लगता है कि सिंगल मदर के लिए ये कनाडा बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पर कोई आपको प्रेस नहीं करता है, कोई ताना नहीं मारता है, कोई गलत बात नहीं बोलता है, आपको रोकता नहीं है तू ये करे है तू ये करे। पता है, हमको भी पता है अपनी लाइफ का कि हमने गलत नहीं करना है, हमने जो करना है अच्छा अपने लिए अच्छा ही करना है। अपने माँ बाप की इज्जत बचानी है, अपने ससुराल में अपने ससुर की पगड़ी बचानी है, ठीक है। और उसमें जब हमारे पास में बच्चे हैं, हमको पता है लड़कियां हैं हमारे साथ में, और इनको भी तो हमने बयाना है। अगर हम ही गलत होंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे। पहले मैं जब ब्याह के आई थी तो मैं भी बहुत दब्बू किस्म की लड़की थी, क्योंकि माँ बाप के घर में तो ऐसे नहीं था, पर फिर भी ससुराल में जब आ जाते हो ना, मैके से दुगना परिवार था। मगर ऐसे नहीं था क्या वो लोग अच्छे नहीं है या दबा के रखते हैं, पर फिर भी जो आपके ऊपर बोझ पड़ जाता है ना एकदम से, क्योंकि वहाँ पर हमने कभी चूल्हे नहीं देखे थे, कुछ ऐसे ओवरबर्डन काम नहीं था मैके में। तो यहाँ ये देखा, और उसके बाद में फिर मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। उसमें क्या हो गया, वो इतने साल जो दबते रहे, मगर जब हस्बैंड की डेथ हो गई, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। अगर बेटियां इवन छत के ऊपर भी, गांव में रहते थे जब, छत के ऊपर भी जाती थी, यहाँ क्यों चढ़ गई, तुमको किसने बोला था यहाँ चढ़ने के लिए, सिर के ऊपर चुनने नहीं ली, ये नहीं किया वो नहीं किया। मैं बहुत सुनती थी बातें, बहुत सुनी उनकी बातें। और एक दिन पता नहीं कैसे मुझे अंदर से ना, मैं दोपहर में खाना खा के जॉब पे जाके आई थी, खाना खा के लेटी हुई थी, लेटे लेटी ना मुझे एकदम से अंदर से विल पावर जैसे जाग उठती ना, अंदर से बंदा एक और इंसान जागा मेरे से। मैंने अपने आप से बोला, अरे बेवकूफ है तू, ये दुनिया की क्यों बातें सुनती है, इनसे बातें मत सुन, इनसे हिसाब लेना है, इनको हिसाब देना है, लेना देना एक भगवान से है, उससे डर, तू गलत नहीं है, इनको ठोक के जवाब दे। और उस दिन के बाद में मुझे इतना अंदर से हिम्मत आई, इतनी अपने आप को पता नहीं कैसे इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया। तो दुनिया को बहुत मैंने अच्छे से जवाब भी देना शुरू कर दिया अपने दायरे में रह के। कोई अगर बोलता भी था ना, मैं बोलती थी लेट्स गो, तू बोलता रहे, मैंने जो करना वो करना ही है। पहले मैं डर जाती थी तो पीछे हो जाती थी। फिर जब लड़कियां बड़ी हुई, फिर मैंने बोला इनको, अगर तुम्हारे साथ में कोई कुछ गलत करता है, तुमने अपनी मम्मी की लाइफ देखी है, इन्होंने लड़कियों ने सब मेरे साथ में स्ट्रगल देखा था क्या हो रहा है हमारे साथ में। और मैंने इनको बोला, अगर तुम्हारे सामने कोई गलत करता है, गलत बोलता है, उसकी सुनो मत। अगर बोलता है उसको जवाब दे के आओ, आगे क्या होगा वो मैं देखूंगी। तुम्हारा पिता अगर गया, मैं बैठी हूँ, उसका जवाब मैं दे दूंगी उनको, मगर गलत मत बोलना उनको आगे से कुछ। तो ये उनके भी मन में आ गया कि नहीं, हाँ मम्मी ने तो इतना कुछ सहा, इतना कुछ सुना, उसके बाद में भी लोगों ने मम्मी को तोहमतें लगाई, गलत बात बोली, तो हम भी क्यों सुने किसी की बात ना। मगर इतनी अच्छी भगवान की हमारे ऊपर मेहर रही, इतना उन्होंने, परमात्मा ने हमारा साथ दिया कि मैं देखो, पिता जाने के बाद में तो बच्चों को डर नहीं होता है किसी का, सिर्फ एक माँ होती, माँ का कहाँ इतना डर होता है ना। तो उन्होंने माँ का भी इतना, मेरा भी इतना प्यार रखा, इतना मेरे सत्कार उन्होंने किया, मगर दुनिया को बराबर में दिखा दिया कि हम क्या चीज है। सब बोलते थे इसको क्या पूछना है, इसकी तो लड़कियां हैं, इससे क्या बात करनी, इसकी तो लड़के, इसको बुलाएंगे तो ये तो बोझ हमारा सिर के ऊपर पड़ जाएगा, इसलिए हमको अच्छे से कोई बातें नहीं करता था। मगर अभी वही लड़कियां हैं, अभी सब अच्छा अपनी पोस्ट के ऊपर है। अभी एक बेटी, उसको तो वकील साहब करके बुलाते हैं हमारे खानदान में। जमीन का भी मेरे हस्बैंड गए, उसके बाद में मेरे ससुर ने ये बहुत अच्छा किया कि जो प्रॉपर्टी थी ना 3 हिस्से में, मेरे बेटे के नाम पे और मेरे जेठ के और देवर के नाम पे डिवाइड कर दी। कि कल अगर मैं नहीं रहूंगा तो क्या पता ये प्रॉपर्टी में कोई हो जाता है ना, घर में 100 बात हो जाती है, तू मैं हो जाती है। तो पर उन्होंने, अच्छे तो बहुत थे, पर किसी ने बोला था बीच में, बहू के नाम पे मत प्रॉपर्टी करो, इसका क्या पता अगर छोड़ के चली जाएगी तो। मगर तभी किसी ने ये नहीं सोचा कि 4 बच्चों को छोड़ के कौन माँ बेवकूफ होती है जो चली जाएगी, है ना। अरे जो जानवर भी बच्चों को जन्म देता है ना, वो भी पालने के लिए इधर उधर से खोज के लाता है, उसको उसकी चोंच में दाना डालता है कि मेरा बच्चा पल जाए। आमदनी मिलती थी मुझे, मगर उसमें क्या था कि वो बहुत अभी गुजारे लायक थी। तो पीछे मेरे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल पढ़ के आ रहे थे, तो यहाँ पर फिर उन्होंने पूछा कि तुम इसको बच्चों को कहाँ पढ़ाओगी अभी। तो मैंने बोला कि पीछे ही इन्होंने कॉन्वेंट स्कूल पढ़ा है, तो आगे भी ये कॉन्वेंट स्कूल ही पढ़ेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इनका पिता चल गया, इनके दिल पे एक मोहर लग जाए कि हमारी माँ ने हमको अच्छे से नहीं पाला, तो इनको कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना है। तो कॉन्वेंट स्कूल के आपको पता है खर्चे कितने होते, वो खर्चे भी थे। और प्लस फिर मैंने उन दिनों में मैंने डिसीजन लिया, मैं गाँव में रहती थी और इनकी बस का खर्चा देना पड़ता था मुझे। तो उसमें क्या होता था, कोई किसी वक्त
बच्चे ने टिफिन छोड़ दिया, घर में रह गया, बच्चा दिन भर भूखा रहता था। मैं घर में तड़पती रहती थी कि आ जाइए, अरे लंच नहीं लेके गया, भूखा रह गया, इतनी दूर अभी कौन जाएगा 10-15 किलोमीटर ना खा लेके पीछे बच्चे के। फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं जो बस का किराया देती हूँ, यही किराया दे के 2 कमरे लेके शहर में क्यों ना रह लूं। छोड़ के अपना गाँव में मैं शहर में रहने आ गई। और उधर आने के बाद में मेरी बेटी को मैंने, सबसे बड़ी मेरे पास में थी, उसको मैंने एयर होस्टेस का कोर्स कराया और उनको टाइपिंग वगैरह सिखाई उसमें। इसलिए मुझे जो ये जरूरतें थी ना, ये भी पूरी करनी थी मैंने, तो इसलिए मेरे को थोड़ा बाहर निकल के जॉब पे जाना पड़ा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत फर्स्ट क्लास ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਆਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਚੈलेंज हर चुनौती। हाँ जी, चुनौती। अच्छा, फिर इसके बाद में भी अभी ना बच्चे बेटियां के जब आगे बेटियां हुई ना, तो मैंने अपनी बेटियों को बोला कि जो मैंने तुमको बोला ना, ये ही इनके आगे इनको उदाहरण के तौर के ऊपर रखो। इनको बोलो कि अगर तुम्हारे साथ में कोई जाति करता है, उसकी सुनना नहीं है, उसको जवाब दो, सही ढंग से दो, बदतमीजी भी मत करो। कि जिंदगी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਵੱਧਦਾ। जी जी जी, हाँ जी। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਦੈਟ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੱਖ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਐਨੇ ਬੋਲਡ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ। नहीं होंगे, नहीं मैं वो फिर वही दबू ही रहना सी। जिदा पहला सी किसी ने कुछ कहता, अंदर बढ़ के रो लिया, किसी ने जवाब नहीं देना, अपने आराम ना बह जाओ, कोई नहीं कह लिया या हुण मैनू इदा कहते कह लिया, ये क्यों किया, इदा क्यों किया, मैं इदा कीता नहीं सी। वही मन च जवाब अपने अंदर ही घोली जाने है ना, पी जाने। नहीं, मैं तुहानू बहुत एप्रीशिएट करदी हां भी तुसी अपनी आत्मा दी सुनी। हाँ जी, स्ट्रांग होए। ये एक चीज जिहड़ी है, मैं एग्जांपल तुहाडी ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਠੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਥੱਲੇ ਔਰ ਲੁਕ ਦੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਬਣੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਦੂਸਰਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੁਣ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਆਪਾਂ ਤਰਨਜੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਐਲਟਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਐਲਟਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ ਇਨ ਲਾਅ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਤਰੀ ਦਾ ਸੀਗਾ 18th ਬਰਥਡੇ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਮਤਲਬ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿ ਗਲੀਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਲੁਕਿੰਗ ਵੈਰੀ ਚਾਰਮਿੰਗ ਦੈਟ ਡੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਸਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਯੂਅਰ ਸਟੋਰੀ ਐਂਡ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਯੂਅਰ ਸਕਸੈਸ। ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਬਟ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਦਾ ਖੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਸਭ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 18th ਬਰਥਡੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹੁਣ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਟਰਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਨਸ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਗਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਨੀ ਕੁਝ ਬੋਲੋ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਰਾੜ ਭੈਣ ਜੀ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੋਲੋ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ।
ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹੀ परमात्मा तो शुक्र अदा करदी हां परमात्मा दा कि जे ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਥ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰੱਜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ परमात्मा ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੇ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕੱਢੀ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਹਨੇ परमात्मा ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤਰਨਜੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਡਿਡ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਇਨ ਦੈਟ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਰਨਜੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਡਿਸੀਜਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਨਿੱਕੋ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, that is not the important ਜਿਹੜੀ empowerment। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਕੈਲਗਰੀ ਵਿਮਨ ਕਲਚਰ ਦਾ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਕੈਲਗਰੀ ਵਿਮਨ ਕਲਚਰਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫੂਡ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਹੇ। सो थैंक यू वेरी मच तरनजीत, बहुत खूबसूरत। थैंक यू, बहुत शुक्रिया तरनजीत जी अपनी स्टोरी शेयर करने का। सरबजीत जी ऐसे सर हिला रहे मानी खेस अंदाज में कि लगता है इनको कुछ याद है, कुछ सुनाना चाहते आज। एक लेडीज साड़ी मांगती है अपने पति से, साड़ी मिलती है कि नहीं मिलती उसको जे पता करना हमने। अच्छा, एक मिनट यार, साड़ी मांगती है मैं घर वाले को की कहंदा वो कहंदी साड़ी ले दे वे हरे पल्ले वाली, वे पीले पल्ले वाली, वे मुंडे आसे आल कोटिया, साड़ी ले दूं नी हरे पल्ले वाली, नी पीले पल्ले वाली, नी नर मैनू खेड़ लैण दे, तेरे रह गए निशान के अधूरे, ओए नानी पूरे, नी नर मैनू सुंडी पै गई, नी नर मैनू सुंडी पै गई, मैं रोवां नर खेतां दे कोल खड़के, नर मेहंदी फुट्टी फड़के, नी नर मैनू सुंडी पै गई, साड़ी ले दे वे हरे पल्ले वाली, वे पीले पल्ले वाली, वे मुंडे आसे आल कोटिया, साड़ी ले दूं नी हरे पल्ले वाली, नी पीले पल्ले वाली, नी बूरा चोटा विक लैण दे, तेरे रह गए निशान के अधूरे, होए नानी पूरे, के बुरा चोटा मर नी गया, के बुरा चोटा मर नी गया, मैं रोवां चोटे दे कोल खड़के, चोटे दी पूछ फड़के, के बुरा चोटा मर नी गया, साड़ी ले दे वे हरे पल्ले वाली, वे पीले पल्ले वाली, वे मुंडे आसे आल कोटिया, साड़ी ले दूं नी हल्ले पल्ले वाली, नी पीले पल्ले वाली, नी कुड़िए शकीन पट्टिए, नी बीए विचों पास हो लवां, तेरे रह गए निशान के अधूरे, होए नानी पूरे, के बीए विचों फेल हो गया, साड़ी ले दे वे हरे पल्ले वाली, वे पीले पल्ले वाली, वे मुंडे आसे आल कोटिया। साड़ी नहीं मिली, मैं क्या साड़ी नहीं मिली, हैंड दिक्कर बेचारी मेरी मिन्नत करदी रह गई ਜੇ ਸੂਟ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਝੋਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। अच्छी बात है, आपने हमें हंसा दिया आज सरबजीत जी, हमेशा की तरह। तो व्यूअर्स, सरबजीत जी के इस सॉन्ग के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई स्टोरी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, सत श्री अकाल, बाय।